आप सभी का स्वागत है। अब शुरू करते हैं कक्षा 8 की विज्ञान का अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। मैं जानना चाहता हूँ बूझो मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। देखो, खुरपी का उपयोग निराई के लिए करते हैं खेतों में। दरांती का उपयोग कटाई के लिए, फसलों की कटाई के लिए। और हल का उपयोग खेतों की जुताई के लिए। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? बताओ, अगर आप में से किसी को कक्षा 7 की और प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा याद है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखना। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। पहली, भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। कृषि पद्धतियाँ लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। क्या होता? लगभग 10,000 ईसा पूर्व अर्थात इस समय से 12 साल पहले तक मनुष्य क्या घुमंतु प्राणी थे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन और पानी की तलाश में फिरते रहते थे। फिर उन्होंने शुरुआत में वो फल और पेड़ों के कंदमूल फल और जो पेड़ों के फल हैं उनको खाकर जीवन यापन करते थे। फिर उन्होंने जानवरों को शिकार करना प्रारंभ किया। उसके बाद उन्होंने कृषि करना सीखा, जिससे वह गेहूँ, चावल जैसी फसलों को उगाना सीखे और इस प्रकार खेती का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए, गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाली सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियों एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायुवीय परिस्थितियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान में भिन्न हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार हैं। तो क्या होता है, हमारे देश में अलग अलग प्रकार का मौसम है हर स्थान। जैसे अगर हम राजस्थान में जाएं तो वहाँ पर तपती धूप मिलेगी। अगर
जम्मू कश्मीर में जाएं तो वहाँ पर बर्फ मिलेगी। अगर असम, मेघालय और नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में जाएं तो वहाँ पर बारिश मिलेगी, बहुत अधिक बारिश मिलेगी। तो हर प्रकार का मौसम है, इसीलिए अलग अलग प्रकार की ऋतुएं और हर चीज़ उगा सकते हैं हम अपने देश में। हमारे देश में हर चीज़ होती है, लेकिन फिर भी हम फसलों को मुख्यतः दो वर्गों में बांट सकते हैं, इसके आधार पर, ऋतु के आधार पर कि वह कब उगाई जाती है। खरीफ फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु लगभग सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। रबी फसल शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल की उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। तो देखो, जो खरीफ फसल होती है वो कब उगाई जाती है? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। वर्षा ऋतु कब से होती है? जून से लेकर सितंबर तक। इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? मूंगफली, सोयाबीन, धान, मक्का, कपास इत्यादि। रबी फसल जो शरद ऋतु में ठंडी में उगाई जाने वाली फसलें, उन्हें रबी फसल कहते हैं, जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। इसमें गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि फसलें। आधारित फसल पद्धतियाँ। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? वो जो पूछता है, पहली जवाब देती है, धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप इस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं। तो कृषि पद्धति में कौन कौन से कार्य होते हैं? खेती करने के लिए कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं? सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, फिर दूसरा बुआई, मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और अंत में भंडारण। मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधे की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाली केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ जीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृदा, पौधों एवं जंतु इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाली पोषक मिट्टी में निर्मुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत की कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो, मिट्टी को फसल उगाने से पहले उलटना पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? देखो, जो पौधे होते हैं, अधिकतर पौधे
मिट्टी की ऊपरी परत से ही पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और नीचे की मिट्टी से वो पोषक तत्व प्राप्त नहीं कर पाते। तो जुताई के माध्यम से हम मिट्टी को क्या करते हैं, उलटते पुलटते हैं। नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, ऊपर की नीचे पहुंच जाती है, जिससे पोषक तत्व पूरी मिट्टी में समान रूप से मिल जाते हैं और पौधे आसानी से उन्हें ले सकते हैं ऊपर ऊपर से। और पौधे की जड़ें भी आराम से शोषण कर सकती हैं इसमें पूरी मिट्टी में। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद भी दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। कृषि औजारों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। हल, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी रचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शैफ्ट कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। चित्र 1.1 आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी की जगह ले रहे हैं। देखो, यह है हल का चित्र। ठीक है, इसमें एक जोड़ी बैल और एक व्यक्ति इसे आसानी से चला देता है। ये क्या है? जोत है। एक डंडा है जो दो बैलों पर रखा है, ये जोत कहते हैं। और जो एक लकड़ी होती है बीच में, जोत और तिकोनी लकड़ी के बीच की, इसे हल शैफ्ट कहते हैं। और जो इसमें लोहे की पत्ती लगी रहती है, इसे फाल कहते हैं। कुदाली, यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। यह कुदाली। अब आधुनिक औजार क्या है? कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। अब क्या हो गए? जुताई के औजार पढ़ लिए हमने। हल, कल्टीवेटर और कुदाली, तीन है। अब आगे बुआई। बुआई किस प्रकार होती है? बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाली साफ एवं स्वच्छ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। बीजों का चयन। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। क्रियाकलाप 1.1 बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए।
कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी? क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। परंपरागत औजार बीज बोने के लिए परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप है। कीप के आकार का होता है। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। चित्र 1.2a। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाली पाइपों से गुजरते हैं। इस सिरे मिट्टी को भेद कर बीजों को स्थापित कर देते हैं। परंपरागत तरीका है। इसमें कीप लेते हैं, कीप में नीचे क्या होता है, डंडा रखा होता है जिससे वह मिट्टी में चला जाता है बीज। आवर सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। बूझो। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? पहेली। धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौधे तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ बनिए पौधे एवं पुष्पीय पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनीपन रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। देखो, बीजों के बीच अधिक उचित दूरी आवश्यक है, नहीं तो अगर पौधे पौधे होंगे अगर घने होंगे तो वे स्वस्थ नहीं रहेंगे। खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। बूझो। मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। क्रियाकलाप 1.2। मूंग अथवा चने के बीज लेकर
उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाली 3 नवोद्भिद छांट लीजिए। आप 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए, इन पर ए, बी एवं सी निशान लगाइए। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर इसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास सी में कुछ मिट्टी लीजिए, बिना कुछ मिलाएं। अब इसमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। क्या होगा? इसके लिए अगला में क्या है, हमने 3 गिलास लिए, तीनों में एक ही प्रकार के पौधे लगाए, एक समान मात्रा में मिट्टी डाली, समान मात्रा में हमने पानी डाला, उन्हें समान मात्रा में धूप में रखा। लेकिन क्या किया हमने, जो कप पहला कप है उसमें थोड़ा सा कंपोस्ट डाला, गोबर की खाद डाली। कप बी में हमने यूरिया डाला और कप सी में हमने कुछ नहीं डाला, शुद्ध मिट्टी डाली। तो क्या होगा, 7 से 10 दिनों बाद यूरिया वाली होगी, क्या बोलते हैं, यूरिया वाला गिलास होगा, उसके पौधे थोड़े अच्छे होंगे। गोबर की खाद वाले यूरिया वाली से थोड़ी कम अच्छी। लेकिन जो इसमें हमने कुछ नहीं डाला, उसमें पौधे भी धीरे धीरे निकल रहे होंगे, मतलब बढ़ रहे होंगे धीरे धीरे। क्या तीनों गिलासों के पौधों वृद्धि की गति एक समान है? नहीं है। किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास में पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम फास्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, NPK। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। देखो, खेतों में पोषकों की आपूर्ति के लिए एक तरीका और होता है। एक तरीका तो होता है हम खेत में खाद या उर्वरक डालें। दूसरा तरीका है हम बेहतर फसल चक्र को अपनाएं। आपने पढ़ा होगा कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो ऐसे पौधों को हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं या एक ऋतु में। दूसरी ऋतु में हम ऐसे पौधे उगा लेते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं कर पाते। जैसे हमने वर्षा ऋतु में उगा लिया ओल्टा मूंग और खरीफ में ओला मूंग उगा लिए और रबी की फसल में गेहूं बो दिया। जिससे फसल चक्र यह बेहतर फसल चक्र होता है। पिछली कक्षा में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। खाद एवं उर्वरक में अंतर। उर्वरक और खाद। उर्वरक एक मानव निर्मित रबड़ है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है।
खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। आप में से कोई बताएगा ह्यूमस किसे कहते हैं? देखो, ह्यूमस किसे कहते हैं? जो पेड़ पौधे और जीव जंतु सूक्ष्म जीवों के अपघटन द्वारा मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इन जैसे अपघटित पदार्थों को क्या कहते हैं? ह्यूमस। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। सारणी 1.1 में उर्वरक एवं खाद के बीच में अंतर बताया गया है। हाँ, हमने पढ़ लिया है। खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरकों की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सारंद हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। अब है सिंचाई। अब हमने क्या क्या किया? खेत तैयार कर लिया था, जो दिए वो कर लिया। अब बुवाई भी हमने पढ़ ली कि किस प्रकार, उसमें फिर खाद बोने के बाद खाद किस प्रकार देते हैं वो भी पढ़ लिए। खाद और उर्वरक किस प्रकार देते हैं। आप पढ़ेंगे सिंचाई के बाद क्या होता है? सिंचाई की जरूरत पड़ती है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधों के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाली एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल में खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों एवं मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? हाँ, यही कारण है। इस वर्ष पानी देते समय अधिक सतर्क हूँ, इसलिए गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। सिंचाई के स्रोत पढ़ेंगे। सिंचाई की क्या क्या स्रोत है? कुएं, नलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। देखो, यह है मोटर। प्राचीन तरीका है सब। आप इनको एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। सिंचाई की अब हम पढ़ते हैं, आप उनको जरूर पढ़ लेना। प्राचीन तरीके अब मुश्किल है, इनको आपने कहीं देखा भी होगा रियल में, मुझे तो नहीं लगता, मैंने खुद नहीं देखी। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियाँ निम्न हैं। जो सिंचाई की आधुनिक विधियाँ हैं उनमें हम पानी की बर्बादी को रोककर जल को सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पर जल की कम मात्रा में उपलब्ध है। छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है।
इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह छिड़काव तंत्र में क्या करते हैं, हम खेतों में पहले नीचे बॉल पाइप बिछा देते हैं, और उसमें घूमती हुई नोजल लगा देते हैं, तो वह नोजल घेर घेर घूमते हैं और खेतों में ऐसा पानी छिड़क जाता है जैसे बारिश हुई हो। दूसरा है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। चित्र 1.5 भी इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। अब हमने सिंचाई भी कर दी। अब जो खेतों में अनावश्यक पौधे जमाए वो किस प्रकार हटाएंगे, अर्थात खरपतवार से सुरक्षा। बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। कि क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? नहीं बूझो, ऐसा नहीं है। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटने में सहायता उखाड़ने फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे फोर्डी, खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। इस प्रकार क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? हाँ, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जैसा पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। कटाई सबसे एंड में क्या होता है? एंड नहीं है, कटाई होगी। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ देते हैं
अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को हटक कर अलग करते हैं। आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। देखो क्या होता है, जब हमारी फसल कट जाती है, जब हमारी फसल पक जाती है तो क्या करते हैं, उसको काटते हैं ऐसे या उखाड़ देते हैं। अब नया तरीका क्या है, हार्वेस्टर आ गया, कंबाइन हार्वेस्टर। तो क्या करता है, फसल को काटते जाता है और उसको उनसे दाने अलग करता जाता है। अब तो और हाई क्वालिटी की आ गई, फसल को काटता जाता है, भूसा बनाता जाता है और दानों को अलग करता जाता है। कटाई पर्व 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। भंडारण, अंत में क्या होता है, भंडारण। फसल तो काट ली, घर में भी आ गई, अब क्या करेंगे, सारी फसल घर में थोड़ी रखेंगे, जगह भी नहीं होती। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा बीजों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडार से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणुओं एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलों और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। देखो, भंडार गृह में इस प्रकार रखते हैं, बोरों में भरकर, जिसको एसाइलो है। अब जंतुओं से भोजन क्रियाकलाप 1.3। इस सारणी देखो, खाद्य स्रोत, दूध कहाँ से मिलता है हमें, गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी, अंडे, मुर्गी, बतख। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ये जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं,
बीजों का चयन, बुवाई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है, जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब है प्रमुख शब्द। कृषि पद्धतियाँ, पशुपालन, फसल, उर्वरक, भंडार गृह, कटाई, सिंचाई, खरीद, खाद, हल, रबी, बीज, साइलो, बुआई, भंडारण, थ्रेसिंग, खरपतवारनाशी, फटकना। आपने क्या सीखा? अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, रबी और खरीफ फसल। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीडड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनःपूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरकों के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों या मशीन से काटना। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। तो ठीक है, अब इसके अभ्यास के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, या इसमें विकल्प तो बता ही सकता हूँ। देखो, एक स्थान पर एक ही प्रकार की, अब देखो इसको बाद में अभ्यास को अलग से वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, अब वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।